इफ़ यू वांट टू पास इन दिस एग्जाम देन दिस 10 मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये बहुत ही सिली सिली मिस्टेक्स है बट हमें पता ही नहीं चलती कि कब एग्जाम में हम ये गलती करके आ जाते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पेपर्स मैंने लास्ट 1 मंथ में चेक किए हैं एंड उसके बेसिस पे ये 10 पॉइंट्स का मैंने लिस्ट निकाला है जो विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करके आनी है। नंबर 1 थिंग इज राइटिंग रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख के आ जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही गलत लिखा है तो आपका वो आंसर चेक नहीं होगा। बहुत कम ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं जो कि अगर आंसर आपका गलत नंबर लिखा है आपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 2A लिखा है आपने बट वो क्वेश्चन नंबर 2B है, तो बहुत कम एग्जामिनर्स ऐसा होते हैं कि जो वहाँ पे कट करके आपका सही आंसर नंबर लिख देंगे। बट दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जामिनर। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो चीज़ अच्छे से मेंशन करके आ रहे हो। जो भी क्वेश्चन नंबर है वो आपको अच्छे से मेंशन करके आने हैं। और ये मिस्टेक्स तब ज़्यादा होती है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2A लिखा, फिर C लिखा, फिर B के लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3A के लिए स्पेस छोड़ा, फिर 3B 3C लिख दिया। तो जब आप स्पेस छोड़ छोड़ के लिखते हो तभी ये मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है। आप एक बार अच्छे से चेक करो कि क्वेश्चन नंबर आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बिकॉज क्या मतलब आपने इतना स्टडी किया, अच्छे से लर्न की चीज़ों को, आपने अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया, बट अगर क्वेश्चन नंबर ही गलत है तो फिर तो पूरा आंसर ही गलत हो गया ना। कुछ 1-2 पेपर्स में मैंने ये चीज़ भी देखी कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर लिखा है बट आगे सब क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बट क्वेश्चन नंबर 2 क्या A B C कौन सा आंसर लिख रहे हो, तो वो चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करके आनी है। ऐसा नहीं करना है कि जल्दी जल्दी में वो मेन चीज़ लिखना ही रह गया। पॉइंट नंबर 2 इस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर या फिर कारो का जो क्लॉज नंबर है, पैराग्राफ नंबर है, तो वो लिखने में गलती कर देते हैं। जैसे ऐसे का नाम नंबर है तो स्टैंडर्ड्स का हो गया या इंडेक्स का हो गया। तो अगर आपने नेम नंबर, सेक्शन नंबर ये चीज़ें गलत लिखी है तो आपका पूरा आंसर भले ही सही होगा, वो आंसर चेक ही नहीं होगा। बिकॉज अगर सेक्शन नंबर रॉन्ग है तो मतलब पूरा आंसर ही गलत हो गया। और इससे 2 चीज़ें पता चलती है, एक तो आपको कि करेक्ट सेक्शन नंबर पता नहीं है और दूसरी चीज़ कि आपने जो गलत सेक्शन नंबर कोड कर रखा है उसके अंदर की भी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तभी आपको सेक्शन नंबर्स कोड करने हैं या फिर स्टैंडर्ड नंबर, इंडेक्स नंबर या फिर रूल नंबर वगैरह जो भी है। जैसे IDT में तो ज़्यादातर रूल नंबर, सेक्शन नंबर्स होते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप सेक्शन नंबर, जैसे IDT में 12 सब सेक्शन 4, 5, 6 क्या है, 11 है, 10 है सेक्शन नंबर, ये बहुत अच्छे से लिखना है। साथ साथ में वो कौन सा एक्ट है, CGST एक्ट है, SGST है, IGST है, तो क्या चीज़ें है वो आपको बहुत अच्छे से मेंशन करके आनी है। पॉइंट नंबर 3 इस कि आप जो थियरी आंसर्स होते हैं उसमें अंडरलाइन नहीं करके आते हो। बहुत टाइम से आप लोगों को ये चीज़ पता है, आप सुनते आए हो बट यू डोंट इम्प्लीमेंट इट इन एग्जाम। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑडिट के ही पेपर में अंडरलाइन करके आना है, आपके जो भी और थियरी आंसर्स भी होते हैं, FRA, FM, DT में भी थियरी आंसर्स होते हैं। तो आपको जब भी आप थियरी आंसर लिख रहे हो मेक श्योर दैट आप अंडरलाइन करके आ रहे हो। बिकॉज उससे जो पेपर चेक कर रहा है उसको आपको मार्क्स देना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड जितना अच्छे से आप चीज़ों को प्रेजेंट करोगे, जितना ईजी आप उन्हें बना के दोगे, उतना ईजिली वो आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। तो इसीलिए जब भी थियरी आंसर्स लिख रहे हो, लेट इट बी एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑल्सो। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको थियरी भी मेंशन करनी पड़ती है, तो मेक श्योर करो कि आप अंडरलाइन करके आ रहे हो। FRA, FM में भी थियरी है ही, ऑडिट में तो पूरा ही थियरी है, फिर DT IDT में भी थियरी होता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि अंडरलाइन करके आना होता है, बहुत टाइम हमने सुना भी होता है, बट एग्जाम में हम वो चीज़ लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि 10-15 मिनट्स में हम वो चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। बट होता ये है कि लास्ट में हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो तब की तब अंडरलाइन करो, तभी आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करना भी ईजी हो जाएगा। बट अगर आप लास्ट में रहोगे तो फिर से आपको आके सारे आंसर्स रीड करने पड़ेंगे, फिर आप एक एक अंडरलाइन करोगे। तो इससे बेटर है कि तभी की तभी अंडरलाइन कर लो। पॉइंट नंबर 4 इज कि थोड़ा सा ICI का फॉर्मेट से चीज़ों को मैच करने का ट्राई करो। स्पेसिफिकली ये चीज़ मैंने ज़्यादा देखी IDT में जैसे फर्स्ट चैप्टर है जो सप्लाई वाला चैप्टर है, तो उसमें ही आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन दिया होता है या फिर एक इवेंट दिया होता है एंड उसके सामने हमें लिखना होता है कि इसमें नील रेट है, कौन सा रेट है, 5%, 10%, कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, क्या है, एंड उस हिसाब से कौन सा रेट लग रहा है वो चीज़। तो वो आप जो ICI का फॉर्मेट है ट्राई करो कि उससे ही मैच हो, नहीं तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसे ट्राई टू मैच थिंग्स और फॉर्मेट विद ICI, तो उससे आपका आंसर ही शॉर्ट में और अच्छे से कंप्लीट होगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। देन पॉइंट नंबर 5 इज कि अननेसेसरीली आपको आंसर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 6 इज कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को कट शॉर्ट मत करो। एटलीस्ट अगर आप प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केसेस, डिस्कशन, कंक्लूजन, अगर आप ऐसे 3-4 चीज़ें लिख रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि वो 80-90% ऑफ द पेज कवर कर ले। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का
फैक्ट्स और कंक्लूजन इतना हाफ पेज में ही कवर हो जाता है, तो बहुत ही शॉर्ट हो गया ना फिर वो चीज़ें। तो इसलिए अगर आप लिख रहे हो तो पहले प्रोविज़न लिखो, फिर अच्छे से प्रोविज़न को कोट करो। प्रोविज़न कोट करते टाइम पे जो भी सेक्शन नंबर है तो वो चीज़ों को अंडरलाइन करो अच्छे से। उसके बाद आप डिस्कशन जो भी है वो लिखो एंड उसके बाद में आप कंक्लूजन दे सकते हो। तो वो आराम से आपका 80-90% ऑफ द पेज कवर कर लेगा। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हो, बिकॉज जो पेपर चेक कर रहे हैं वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपके आंसर्स देखेंगे एंड उसके बेसिस पे ही मार्क्स देने वाले हैं। वो मैटर नहीं करता है कि आपने पिछले कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं या फिर आपने पिछले कितने महीने में स्टडी की है, कितनी नहीं की है, आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है या फिर आपने नहीं की है। आपके जो भी आपने आंसर्स लिखे होंगे फाइनली आपको उसी बेसिस पर मार्क्स मिलने वाले। सो ट्राई की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से आप लिख कर आ रहे हो। पॉइंट नंबर 7 इज नॉट राइटिंग ऑडिट का लैंग्वेज या फिर लीगल लैंग्वेज। तो जैसे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट है या फिर कोई लीगल प्रोविजंस वगैरह आप कोट कर रहे हो तो उसमें ट्राई करो कि जो भी कीवर्ड्स है एटलीस्ट वो आपके बहुत अच्छे से मैच हो रहे हैं। आगे का सेंटेंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट जो कीवर्ड्स है या फिर जो की ऑडिट टर्मिनोलॉजीज है वो अपने आंसर में आपको इनकॉर्पोरेट करके चलनी है। अगेन हम सिली मिस्टेक ये करके आते हैं कि हम सेंटेंस फ्रेमिंग पे ध्यान ही नहीं देते। जो आपने कीवर्ड लिखा है वो सही लिखा है, बट जो आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो एक बार रीड करो उस चीज़ को, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। हम एग्जाम में सोच बहुत ज़्यादा स्पीड में रहे होते हैं बट लिखते उतना स्पीड में नहीं है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं, जो हम खा जाते हैं ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए आपको एक बार सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छे से देखना है एंड आंसर लिख के हो जाए तो एक बार रीड कर लो उस चीज़ को, तब की तब फटाफट रीड भी हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 9 इज समथिंग जो मैं CA फाइनल के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट है। ये गलती हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब सेक्शन नंबर कोड कर रहे हो तो वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, तो चार्टर्ड का C कैपिटल, अकाउंटेंट का A कैपिटल, एक्ट का A कैपिटल, है ना। बिकॉज ACT एक्ट मतलब स्मॉल ACT उसका मीनिंग अलग होता है, जो एक्शन वाला एक्ट होता है ना वो हो जाता है, और कैपिटल ACT इज एक्ट वाला एक्ट मतलब लीगल लॉ वाला एक्ट जो होता है वो। तो इसलिए आपको वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल लिख रहे हो तो आप 1 और ST ऐसा फर्स्ट नहीं लिख सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉपरली फर्स्ट शेड्यूल मतलब FIRST फर्स्ट शेड्यूल ऐसा ही लिखना पड़ेगा। फिर शेड्यूल लिख रहे हो तो SC HL इतना ही लिख के मत छोड़ो, पूरा लिखो उस चीज़ को। फिर जैसे पार्ट 1 2 3 4 ऐसे है अलग अलग, तो पार्ट में आपको 1 जो है तो वो आपको रोमन में लिखना पड़ता है, और में जो भी पैरा नंबर जो भी है तो वो आपको अच्छे से लिख के आना है। जो अगर जहाँ पे रोमन है वहाँ पे रोमन में लिखो, जो ऐसे नॉर्मल है वो चीज़ को नॉर्मली। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट हाँ अगर एग्जामिनर को आपके मार्क्स कट करने हैं तो वो इजीली इस चीज़ों में मार्क्स कट करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे क्लॉज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 1 बोला मैंने, तो क्लॉज का C स्मॉल है, फिर पार्ट का P स्मॉल है, फिर शेड्यूल का फर्स्ट शेड्यूल है तो F स्मॉल है, या फिर शेड्यूल का स्मॉल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का C और A कैपिटल नहीं है। तो मेक श्योर करो कि आप ऐसे छोटी मिस्टेक्स नहीं करके आ रहे हो। इससे पहले तो वो चीज़ों को लर्न करना, फिर अच्छे से पेपर में याद करना कि इस क्वेश्चन में ये क्लॉज या फिर ये पैराग्राफ ये शेड्यूल को टारगेट किया हुआ है, एंड फिर वो आप चीज़ सही भी लिख के आ रहे हो पेपर में। बट आप ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, बिकॉज अब आप फाइनल लेवल पे हो, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। यू डोंट हैव टू मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज कि आपको जो भी वर्किंग नोट्स वगैरह है तो वो आपको अच्छे से बना के आनी है, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो उस चीज़ों के भी मार्क्स होते हैं। तो आपको वर्किंग नोट्स है या फिर नोट्स टू अकाउंट्स है, ये चीज़ों को अच्छे से क्लियरली मेंशन करके आना है। सो दिस वाज ओवरऑल मिस्टेक्स जो आप करके आते हो, जो आपको अवॉइड करनी है। बट चाहिए कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी जो मिस्टेक्स आप करके आते हो वो आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में बता दूँ। जैसे RDD में क्या क्या मिस्टेक्स करके आते हो उसका एक वीडियो, FR में क्या मिस्टेक्स करके आते हो उसका एक वीडियो। तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट कर रहे हो, सो दैट आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट थिंग ऑल्सो। सो ये 9 to 10 मिस्टेक्स है जो मैंने ऑलमोस्ट हर बच्चे के पेपर में देखी, जो आपको अवॉइड करके चलनी है एट एनी कॉस्ट। ये पॉइंट्स को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते चलोगे कि आप ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करके आ रहे हो पेपर में। एंड अभी लास्ट के 5 to 7 डेज ही बचे हैं, मतलब ग्रुप 1 के लिए सिर्फ 5 डेज जितने हैं अभी, जिनका सेकंड ग्रुप है तो उनके लिए 7 to 10 डेज है अभी। तो इतने कम दिनों में आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रह रहे हो। एग्जाम स्ट्रेस फियर थोड़ा सा होगा ही, बट आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो भी बिलीफ है खुद पे, खुद की स्टडीज़ पे, वो ज़्यादा रखना है आपने। एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो अभी, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डिस्ट्रैक्शंस फॉर यू आर करेंटली।
एंड येस आप कर लोगे, आपने अब तक भी चीज़ों को ओवरकम किया है, आप इस चीज़ को भी कर लोगे। एंड स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड सी स्टडीज़ तो वैसे भी करनी है, आपका मन हो चाहे ना हो, आपको ये टाइप ऑफ स्टडीज़ करनी है, आपको पता ही है। सो अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है कभी स्टडीज़ करने का, तो मेक श्योर करो कि आप अपना मन बना रहे हो। अगर आपको कुछ खा के अच्छा लगता है तो आप वैसे खा लो, या फिर बाहर 5-10 मिनट का वॉक करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो चीज़ कर लो। स्टडीज़ तो दोनों ही केस में करनी है, तो क्यों ना मन लगा के स्टडीज़ की जाए, सो दैट आपको कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हुए चलोगे। एंड येस, आई होप टुडेज वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज सी साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।